पिछले 2-3 सेशन में देखेंगे कि क्या बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसको बहुत ब्रीफली मैं 5-7 मिनट में समराइज कर देता हूँ, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम। हमारा इस वर्कशॉप का टारगेट ये नहीं है कि आपको बहुत सारे कंटेंट दे दें। हमारे इस वर्कशॉप का टारगेट ये है कि जो थोड़े बहुत भी कंटेंट आप ले जाएं उसको अपने जीने में ला सकें। घर में बहुत सारी सूचनाओं को इकट्ठा करके एक भी जीने में ना आए, उससे ज़्यादा अच्छा है 2-4 सूचनाएं भी हो तो कम से कम ठीक से जी तो लें, कि नहीं? तो हमारी बार बार कोशिश ये है, और जो ब्रेक में भी टाइम हम दे रहे हैं ना, वो इस आशय से दे रहे हैं कि धीरे धीरे आप उस पर सोचना शुरू करें। हमारी जिंदगी में इंफॉर्मेशंस इकट्ठा हों इतना ही सफिशिएंट है, इंफॉर्मेशंस एक्यूमुलेट होते रहें, जमा होते रहें, इतना ही सफिशिएंट है, या उसके बेसिस पर ट्रांसफॉर्मेशन हो, इसकी भी ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन की दृष्टि से सारे ब्रेक के समय को यूज़ किया जाए। ये ब्रेक का टाइम अपने में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ सकता है उसको सोचने के लिए, ताकि हम धीरे धीरे उसमें से कोई रास्ता निकाल सकें। और आप खुद नहीं सोचेंगे ना तो आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं होगा। खाना हम खाएं, खून आपके शरीर में बने, ये कभी संभव है? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हम करें और खून आपके शरीर में बने, ये पॉसिबल है? तो अगर आप खुद को इन्वेस्ट करने का काम नहीं करेंगे तो आप में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। मैं अपने को इन्वेस्ट करने का काम नहीं करूंगा तो मुझ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है। हम सब अपने को जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना अपना ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये वर्कशॉप इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट करने के लिए नहीं है, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और उस दृष्टि से ही पहले सेशन से ये बात हम लोग कर रहे कि अल्टीमेटली देखेंगे तो एक यूथ होने का मतलब ये है कि जो सही है उसको हम पहचान सकें, स्वीकार सकें, जी सकें, और जो ठीक नहीं हो रहा है, परिवार में हो, समाज में हो, हमारे अंदर हो, धीरे धीरे उसको बदलने के काम को हम आप मिल करके कर सकें। तो परिवार में जो ठीक नहीं है उसको भी बदल सकें, समाज में जो ठीक नहीं है उसको भी बदल सकें। बट ये सब बदलने का काम तो हम तब कर सकते हैं जब पहले हमने खुद में कुछ बदलाव किया। हमको मैथ्स नहीं आता हो, हमको साइंस नहीं आता हो, हमको हिंदी इंग्लिश नहीं आती हो, और हम सोचें कि हम बाकी लोगों को मैथ्स सिखा देंगे, ये संभव है? नहीं संभव है। तो जो चीज़ को हम अपने में ही लाने का काम नहीं करेंगे वो हम दूसरे को देने का काम भी कैसे कर सकते हैं? जो हमारे पास खुद ही नहीं है वो हम दूसरे को दे भी कहाँ से पाएंगे? तो हम अगर चाहते हैं कि ये चीज़ संसार में हो, परिवार में आए, समाज में आए, हमारे राज्य में आए, हमारे धरती पे आए, देश में आए, तो पहले वो हमारे खुद में आना जरूरी है। मैं हर बार कहता हूँ, जिस दवा को खा के अपना रोग ठीक नहीं हो रहा हो उस दवा को पूरे संसार में भी बांट देंगे तो कुछ होगा? अगर अपना ही रोग ठीक नहीं हो रहा है उस दवा को खा के, तो पूरे संसार में उसको बांट भी देंगे तो क्या होने वाला? तो दूसरों में बदलाव के लिए जितना भी काम करना है वो अपने में पहले उतरना जरूरी है। तो एक युवा की जगह से हम संसार बदलें, दुनिया बदलें, बहुत अच्छी बात है, बदलना ही चाहिए। इस उम्र में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जब शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तभी तो ठीक से काम कर सकते हैं जी। लेकिन बाहर कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो हमारे खुद में तो पहले वो चीज़ होनी चाहिए।
हमारे खुद में ही वो नहीं है, तो दूसरों को देने का हम बात तो बहुत कर सकते हैं, कर कुछ ज़्यादा नहीं सकते। ठीक है, इतने के साथ हम इस पर बात करना शुरू किए थे पिछले सेशन में। देखिएगा तो कि अल्टीमेटली लाइफ में जो कुछ भी हम करते हैं, हमारा कोर गोल तो हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी को इंश्योर करने का है। बाकी जितने भी काम हम कर रहे हैं वो सब उसके लिए रास्ते हैं। तो इंजीनियर बनना भी एक रास्ता है, आईआईटी से इंजीनियर बनना भी एक रास्ता है, डॉक्टर बनना भी एक रास्ता है, लॉयर बनना भी एक रास्ता है, सीए बनना भी एक रास्ता है, अच्छी खेती करना भी एक रास्ता है। ये सब उसके लिए रास्ते हैं। निश्चित रूप से हमको जो सबसे अच्छा रास्ता लगता है हम वो चुने, अपने सारे सिचुएशन के साथ, इंटरेस्ट के साथ, परिस्थिति के साथ, जो बेस्ट पॉसिबल पाथ हमको अपने लिए लगता है हम उसको चूज कर सकें। आगे जब हम कैरियर पर बात करेंगे तो इसको हम बहुत डिटेल करेंगे कि कैसे कैरियर चूज करें। हम सामान्यतः कहते हैं कि कोई भी काम को जब आप चूज करते हैं ना, दो चीज़ें देखनी चाहिए। एक, उसको करने में हमको खुशी मिलती कि नहीं, हमको करना अपने आप में अच्छा लगता कि नहीं, और दूसरा, हमारे परिवार और समाज के लिए उपयोगी है कि नहीं। पर इसको हम डिटेल वहाँ जाके करेंगे कि हमारे परिवार और समाज के लिए उपयोगी है कि नहीं, ये ध्यान में रख के चुन सकें, और मुझे खुद भी वो करना पसंद आता कि नहीं, अच्छा लगता कि नहीं, वो देख सकें। क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगेगा तो भी बात बहुत आगे नहीं बढ़ेगी। हमको कोई चीज़ करना खूब अच्छा लग रहा हो लेकिन उसकी परिवार और समाज के लिए कोई उपयोगिता नहीं हो, कोई वैल्यू नहीं हो, कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो, तो उस काम को करने का मतलब भी क्या है। पर इस पर हम बात करेंगे कैरियर के टाइम पे। अभी तो हम इतना ही कहेंगे कि जो सबसे अच्छा रास्ता हमको दिखता है जरूर चुनें। अगर आपको लगता है आईआईटी से इंजीनियर बनना अच्छा है आपके सुख और समृद्धि के लिए, जरूर चूज करें। आपको लगता है एक डॉक्टर बनना उसके लिए ठीक है, जरूर चूज करें। आपको लगता है एक लॉयर बनना ठीक है, जरूर चूज करें। सीए बनना ठीक है, जरूर चूज करें, और अपना पूरा एफर्ट फिर उस पर लगाएं। जिस पाथ को भी हम चुनते हैं अपना पूरा एफर्ट हम उसके लिए लगाएं। ठीक। और अगर किसी कारण से किसी स्टॉप पे, किसी जगह पर उसमें ब्रेक दिखता है, बाधा दिखती है, ठीक, या किसी कारण से वो रास्ता ब्लॉक हो जाता, हम आगे नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक, 12th के बाद 12th के साथ दे सकते हैं, 12th के बाद एक बार और दे सकते हैं। इतना अटेम्प्ट होता है हमारे पास जेई एडवांस देने के लिए, ठीक। हम सेलेक्ट हो गए सारे एफर्ट के साथ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो नहीं भी होता है तो लाइफ वहाँ ख़त्म नहीं होती है, जिंदगी उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी है। हम बाकी ऑप्शंस को सोच करके ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और कभी भी रुक के देखिएगा तो लाइफ में आपको बहुत सारे सक्सेसफुल लोग दिखाई देंगे, अलग अलग पाथ से चल के भी। तो निश्चित रूप से डेफिनेटली जो पाथ आपको अपने लिए बेस्ट लग रहा है जरूर उससे बढ़ें, उसको चूज करें, उसमें अपना पूरा एफर्ट लगाएं और बढ़ें। लेकिन अगर किसी कारण से किसी जगह पर वो पाथ ब्लॉक हुआ दिखाई देता तो ये पहचानना जरूरी है कि पाथ ही ब्लॉक हुआ है। अल्टीमेटली गोल के और पाथ हो ही सकते हैं, हो ही सकते हैं। रास्ते को ही जब हम गोल मान लेते हैं ना, तो रास्ता बंद होते ही ऐसा लगता है जिंदगी खत्म हो गई, अब क्या करेंगे। लेकिन ये डिफरेंस पता रहे पाथ का और गोल का, तो जो बेस्ट पाथ हमको दिखेगा हम उससे चलेंगे। लेकिन अगर वो पाथ किसी कारण से ब्लॉक है तो हम अल्टरनेटिव पाथ से चल के गोल तक पहुंचेंगे, क्योंकि मेन मुद्दा तो गोल तक पहुंचना है। पाथ तो मेन बात है नहीं, मेन बात तो गोल तक पहुंचना है। और मल्टीपल पाथ्स हो गए तो एक से नहीं चल पाए तो दूसरे से चल सकते, तीसरे से चल सकते।
नहीं। और जिसको भी लगता हो मल्टीपल पाथ्स नहीं है, थोड़ा रुक करके लोगों से बात करो, थोड़ा रुक करके आंखें खोल करके सोसाइटी को देखना शुरू करो, दूसरे लोगों को देखना शुरू करो, क्या क्या लोग कर रहे हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं, देखना शुरू करो, लोगों से बातें करना शुरू करो, ऑप्शंस दिखने शुरू हो जाएंगे, दिखने शुरू हो जाएंगे। सोचना इस पर। मैं अपनी तरफ से इस टॉपिक को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, पर सोचना जरूरी है, सोचना जरूरी है। इस एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस के बारे में पिछले सेशन में वंदन ने काफ़ी सारी बातें की कि अल्टीमेटली हम चीज़ों को एग्जामिन करके, वेरीफाई करके, समझ करके स्वीकारना चाहते हैं। बिना एग्जामिन किए, बिना जांचे परखे अगर हमको चीज़ों को स्वीकारना पड़े तो हमको अपने अंदर भी ठीक नहीं लगता है, और हम कह भी नहीं सकते हैं कि वो सही है कि गलत है। बिना जांचे परखे अगर हमने चीज़ों को स्वीकार लिया है, मान लिया है, तो एक जगह कुछ सुनने को मिलता है, दूसरी जगह कुछ और सुनने को मिलता है, तीसरी जगह कुछ और सुनने को मिलता है। तो हम एक बार एक डायरेक्शन में चलते हैं, दूसरी बार दूसरे डायरेक्शन में चलने लगते हैं, तीसरी बार तीसरे डायरेक्शन में चलने लगते हैं। तय नहीं कर पाते हैं तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपने बेसिस पर एग्जामिन करके चीज़ों को वेरीफाई करना ज़रूरी है। और वेरीफाई करने के संदर्भ में एक सिंपल ये जो दो पार्ट है, पहला पार्ट है आप अपने से पूछ के देखें कि वेदर दिस प्रपोजल इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू यू और नॉट। ये जो प्रस्ताव है ये आपको सहज रूप में स्वीकार होता है कि नहीं होता है। पिछले सेशन में कोई ये बात कह रहे थे कि कोई हमारा अपमान कर देता है तो हम भी लौट के उसका अपमान करते हैं। ठीक है, आपको लग सकता है कि उस समय तो अपमान ही हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल है। क्या कोई हमारा अपमान कर रहा, हम भी लौट के उसका अपमान कर रहे, आपको लग सकता है कि अपमान ही नेचुरली एक्सेप्टेबल है। मैं रुक करके बहुत सिंपल सवाल पूछता हूँ सबसे, आपसे भी पूछ लेता हूँ। आप क्या चाहते हैं? वो बार बार आपका अपमान करता रहे, बार बार आप लौट करके उसको गुस्सा और अपमानजनक ढंग से जवाब देते रहें, रोज रोज यही सिचुएशन दोहराए? ठीक, ये आप चाहते हैं या कल से वो आपका अपमान ना करे ये चाहते हैं? कल से अपमान ना करें ये चाहते हैं। उसी को पॉजिटिव भाषा में कहूँ तो वो हमसे कल से सम्मानपूर्वक बात करे ये हम चाहते हैं। तो जब आप नाराज होकर भी किसी से अपमानित कर रहे हैं ना, तो बेसिकली आप उसको ये कह रहे हैं कि तुमने जो कल मेरा अपमान किया था उसके बदले सम्मान करते तो अच्छा होता। जब आप किसी अपमान करने वाले को नाराज होके, चीख करके, चिल्ला करके, अपमानित करके कुछ कह रहे हैं, तो बेसिकली आप क्या कह रहे हैं कि कल जो तुमने मेरा अपमान किया था उसकी जगह सम्मान करते तो ठीक होता। तुम आगे से मेरा उस तरह से अपमान नहीं करके सम्मानजनक ढंग से बात करोगे तो हमको अच्छा लगेगा। कह तो आप यही रहे हैं ना, अपमान करते हुए भी। आप ये तो नहीं चाहते हैं कि आपको खुद भी जो है गुस्सा करने और अपमान करने का सौभाग्य बार बार मिले? चाहते? नहीं चाहते। तो ये दिखता है कि जब हम गुस्से में, नाराजगी में, अपमान में किसी को कुछ कह भी रहे होते हैं तो बेसिकली हमारा पर्पस तो ये होता है कि आगे से अपमान ना हो हमारे साथ, क्योंकि अपमान हमको सहज स्वीकार नहीं है। नहीं है। आप पूछ रहे थे जब गुस्सा आ जाए, परेशान हो जाएं तो कैसे देखें सहज स्वीकृति को? ठीक है, दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि जब गुस्सा नहीं आया है तभी पहचान लें कि क्या सहज स्वीकार है क्या नहीं है। जरूरी थोड़ी है आग लगे तभी कुआं खोदें, पहले से भी तो खोद के रखा जा सकता है।
बल्कि अगर पहले से खोद के रख लेंगे कि क्या हमको सहज स्वीकार है क्या नहीं है, तो शायद आपको दिख जाएगा कि गुस्सा आपको सहज स्वीकार नहीं है, तो आप गुस्से वाले गड्ढे में कूदेंगे नहीं। अगर हमने पहले से वो होमवर्क कर रखा है और हमको दिख जाएगा कि गुस्सा हमको सहज स्वीकार नहीं है, अपमान हमको सहज स्वीकार नहीं है, तो हम उपाय ढूंढेंगे ताकि उस गड्ढे में ना गिरना पड़े हमको, कि नहीं। तो पहला कमेंट तो मैं ये करूंगा कि उस जगह पर भी ना ये होमवर्क पहले से किया जा सकता है। जैसे मैं कानपुर संस्थान में रहा हूं, आप हमसे पूछेंगे वहां कितने कमरे हैं, मैं यहाँ बैठे हुए आपको बता सकता हूँ। इसलिए नहीं कि मेरे पास दिव्य दृष्टि है मैं देख रहा हूँ, इसलिए कि महीना भर पहले देख के आया हूँ, तो हमको पता है वहाँ कितने कमरे हैं, अभी बता दूंगा आपको। तो जब गुस्सा आया हुआ है, जब अंदर ही आग लगी हुई है, तब अगर हम नहीं भी देख सकते किसी चीज़ को ना, तो जब शांत हैं, सहज हैं, सामान्य हैं, नॉर्मल और नेचुरल स्टेट में हैं, तभी पहचान लेना जी। तो उस कठिन सिचुएशन में भी हमको पता होगा कि हमको क्या नेचुरली एक्सेप्टेबल है क्या नहीं है, पता होगा, क्योंकि हम उसको पहले ही वेरीफाई करके देखे हुए हैं अपने लिए। तो अगर आपको उस समय वेरीफाई करना कठिन लगता है, थोड़ा पहले से ही वेरीफाई कर लें। नहीं, 2 कमेंट, हाँ कुछ कह रहे हैं, माइक दे दीजिएगा इनको। हेलो, क्या नाम है दीदी आपका? रीति। थैंक यू। हाँ, याद आ गया। आपने जो बोला ना कि सहज स्वीकृति है, वो हमें जब हम निरांत में हो तब देखना है, तो मैंने ऐसा देखा है। लेकिन जब भी गुस्सा आता है ना, तब ऐसा दिखता भी है कि नहीं करना है, ये नहीं है सहज स्वीकृति, लेकिन आता ही है ऐसा, क्या करूं। ऐसी सिचुएशन भी हुई है, तब मैंने ये भी किया है कि मैं अपने इमोशंस को देखती हूँ कि मुझे एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है। तब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसकी पकड़ कम होती है, लेकिन ऐसी भी सिचुएशन कई बार होती है कि गुस्सा आता है, मुझे पता चल रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, नहीं करना है, फिर भी मैं करती हूँ। थोड़ा बात इस पर हम कल करेंगे, जब हार्मनी इन दी सेल्फ पर बात करेंगे और सेल्फ की एक्टिविटीज़ पर बात करेंगे, तो थोड़ा हम इसको कल भी एक्सप्लेन करेंगे और थोड़ा मेंटल पीस वाले टॉपिक को डिटेल करते समय हम करेंगे। अभी के लिए तो हम इतना कहेंगे कि एक स्टेप बढ़ के देखना तो शुरू करें कि क्या हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं है, और जो हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है उसको कितना भी मन लगा के करेंगे, हमारे दुखी होने की गारंटी है। उदाहरण के लिए, अपमान करना हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं है, विरोध करना हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं है, गुस्सा करना हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं है। तो आप देखिए, जितनी देर भी आप अपमान का सोचते रहते हैं, विरोध का सोचते रहते हैं, गुस्से का सोचते रहते हैं, नाराजगी का सोचते रहते हैं, ईर्ष्या द्वेष घृणा बदले का सोचते रहते हैं, दूसरे को तो उसका पता तब चलता है जब जाकर के आप कुछ बोल दें उसको। मैं आपके लिए अपमान सोच रहा हूँ, आपको कब पता चलेगा? जब मैं जाके अपमानजनक कुछ बोल दूंगा, कुछ कर दूंगा, तब आपको पता चलेगा, उसके पहले तो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जितनी देर मेरे अंदर अपमान चल रहा होता है, क्रोध चल रहा होता है, विरोध चल रहा होता है, ईर्ष्या चल रही होती है, द्वेष चल रहा होता है, हम अपने अंदर शांत होते हैं कि अशांत होते हैं? आराम में रहते हैं कि परेशान होते हैं? उसमें बने रहना चाहते हैं कि उसको बदलना चाहते हैं? तो ये दिखता है कि अपमान, क्रोध, विरोध, जो चीज़ें हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं है, दूसरे को तो पता तब चलता है जब हम जा करके कुछ बोल दें, कुछ कर दें। लेकिन मेरी अपनी पीड़ा, मेरी अपनी बेचैनी, मेरी अपनी परेशानी, मेरे अंदर का कॉन्फ्लिक्ट तो उसी समय से शुरू हो जाता है जिस समय से मैं अपमान का, विरोध का, क्रोध का, द्वेष का सोचता हूँ।
दूसरे को अभी कुछ नहीं पता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन जैसे ही मेरे अंदर कोई ऐसी चीज चलती है जो हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं है, तो ये दोनों के बीच विरोध हो जाता है। तो सहज रूप में स्वीकार तो हमको सम्मान ही है, स्नेह ही है, प्रेम ही है, इसीलिए शांति ही है। इसीलिए जितनी देर अपने में यहाँ क्रोध होता है, ठीक, जैसा मैं हूं, व्हाट आई एम की जगह पर जितनी देर यहाँ अपमान होता है, क्रोध होता है, विरोध होता है, ईर्ष्या होती है, घृणा होती है, नफरत होता है, चूंकि ये हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए ये दोनों के बीच ही अंतर विरोध शुरू हो जाता है, कंट्राडिक्शन शुरू हो जाता है और हमारे दुखी होने की गारंटी। तो अपमान नहीं कर पाए तब तो दुखी होंगे ही, कर भी लिए किसी का अपमान सफलतापूर्वक ना, तब भी जितनी देर अपमान का सोचेंगे उतनी देर तो दुखी होने की गारंटी है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम अपने शरीर में आग लगा के अगर आपको जलाने जाएं, आप जलेंगे कि नहीं ये तो बाद में तय होगा, मेरे अपने जलने की गारंटी है। अगर हम अपने शरीर में आग लगा के आपको जलाना चाह रहे, आप जलेंगे नहीं जलेंगे ये तो बाद में तय होगा। आपको पकड़ लेंगे ठीक से तो आप भी जलेंगे, नहीं पकड़ पाएंगे तो आप नहीं जलेंगे, लेकिन मेरे जलने की तो गारंटी है। तो कचरे की टोकरी अगर मैं सिर पे उठा के आपके लिए ले जा रहा हूं ना, आपको उसकी बदबू बाद में आएगी जब आपके पास पहुंचेगी। मैं उसको लेकर के चल रहा हूं तो मुझे उसका बैड स्मेल तो कॉन्स्टेंटली झेलना होता है। तो अगर मैं कोई ऐसी चीज कर रहा हूं जो हमको ही सहज रूप में स्वीकार नहीं है, करने में सफल होंगे तो भी, असफल होंगे तो भी हमारे दुखी होने की गारंटी है, इतना पक्का है। अपमान में, क्रोध में, विरोध में, घृणा में, ईर्ष्या में, नफरत में, द्वेष में आप कभी भी रुक के देखिए अपने अंदर की क्या स्थिति होती है। ऑब्जर्व करके देखना शुरू करिए कि जब कभी अंदर अपमान चल रहा है, क्रोध चल रहा है, विरोध चल रहा है, ईर्ष्या चल रही है, द्वेष चल रहा है, नफरत चल रही है, देखना शुरू करिए कि अंदर अच्छा लग रहा है कि जल रहे हैं। देखना शुरू करिए कि उसमें बने रहना चाहते हैं कि उससे बाहर निकलना चाहते हैं। बाहर निकलना चाहते हैं, जो बता रही दीदी रीति दी। तो ये दिखना जरूरी है कि जो हमको सहज रूप में स्वीकार है वैसा ही जब हम होते हैं तभी हमारा सुख संभव है। जो हमको सहज स्वीकार ही नहीं है वैसा हम होंगे, सफल हों कि असफल हों, दुखी होने की गारंटी है। दुखी होने की गारंटी है। तो ये पूरे प्रोसेस को देखेंगे तो रुक करके अपने को देखने की बात है कि वास्तव में हमको क्या सहज रूप में स्वीकार है, क्या नहीं है। और जो भी चीज सहज रूप में स्वीकार नहीं है उसको करेंगे तो यहां परेशान होने की गारंटी। जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, ये स्वास्थ्य हमको सहज रूप में स्वीकार है, लेकिन जब खाने जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्वाद के कारण वैसी चीजें भी खा लेते हैं जो सहज रूप में स्वीकार नहीं है, जो स्वास्थ्य के विपरीत है, लेकिन स्वाद के कारण उसको खा लेते हैं। जब भी हम उसको खाने जाएंगे, ठीक, वो हमारे शरीर के लिए समस्या करने ही वाला है, लौट करके परेशानी होने ही वाली। ऐसे ही जब कभी भी हम अपमान करते हैं, द्वेष करते हैं, विरोध करते हैं, घृणा करते हैं, यहाँ जैसा मैं हूं की जगह पर, चूंकि वो हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं है, इसलिए हम आपका अपमान कर पाए तो भी, ना कर पाए तो भी, आपका विरोध कर पाए तो भी, ना कर पाए तो भी, जितनी देर अपमान और विरोध मेरे अंदर चलेगा मेरे परेशान होने की गारंटी है, मेरे दुखी होने की गारंटी है। तो हैप्पीनेस को इंश्योर करने के लिए, सुख को इंश्योर करने के लिए एक मुख्य बात ये पहचानने की है कि ये जो हम करने जा रहे हैं ये हमको सहज रूप में स्वीकार है कि नहीं।
जो योगिता दी ने थोड़ी देर पहले बात कही थी, स्नेही दी ब्रेक में पूछ रही थी, आप ध्यान से देखेंगे ना तो सहज स्वीकार के रूप में वही चीज़ें हमको होती हैं जो हर समय हमको स्वीकार होती है, हर परिस्थिति में हमारे अंदर बनी होती है, हम वैसा कर रहे हों चाहे नहीं कर रहे हों। दूसरों के साथ बेईमानी करने वाला व्यक्ति भी सामने वाले से बेईमानी की अपेक्षा रखता है कि ईमानदारी की? क्या चाहता है? ईमानदारी चाहता है। ठीक है, कोई दूसरा आपके ऊपर चिल्ला के बात कर रहा हो, ठीक है, नाराज होके बात कर रहा हो, चीख करके डांट करके बात कर रहा हो, वो क्या चाहता है? आप भी पलट के उसी भाषा में जवाब दें कि आप ठीक से जवाब दें? ठीक से जवाब दें। तो ये दिखता है कि चीखने वाला व्यक्ति भी, चिल्लाने वाला व्यक्ति भी, नाराज होने वाला व्यक्ति भी चाहता नहीं है, वो उसको उपाय नहीं दिखता है, ठीक जीने का तरीका नहीं पता है, ठीक, तो वो अपमान में, नाराजगी में, चीखने में, चिल्लाने में जाता है। आप किसी भी नाराज होते व्यक्ति से पूछिए कि तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो, कहेगा तुम काम ही ऐसा करते हो कि गुस्सा करना पड़ता है। वो कहता है तुम बात ही ऐसा बोलते हो कि गुस्सा करना पड़ता है। सुनते कहाँ हो तुम बिना गुस्सा किए हुए, ठीक है, इसलिए हमको करना पड़ता है। ये भाषा ही ये बात बता रही है कि वो अपमान करते हुए व्यक्ति को भी अपमान स्वीकार नहीं है, गुस्सा करते हुए व्यक्ति को भी गुस्सा स्वीकार नहीं है, विरोध करते हुए व्यक्ति को भी विरोध स्वीकार नहीं है। इसीलिए गुस्सा, अपमान, विरोध कितना भी वो करे, उसके दुखी होने की गारंटी है। तो ऐसा नहीं होता है कि जिस पर आप गुस्सा कर रहे हैं वही परेशान होता है। गुस्सा करते हुए हम भी परेशान होते, हम भी परेशान। आप कभी भी रुक करके देखिए, आपको कभी भी गुस्सा आ रहा हो तो आप क्या चाहते हैं? भगवान ये गुस्सा हमेशा बना रहे या हट जाए? वो दिखेगा। जबकि स्नेह का भाव अपने अंदर होता है तो हम कभी नहीं चाहते हैं कि बदल के थोड़ा विरोध आ जाए। सम्मान का भाव अपने अंदर होता है तो ऐसा नहीं लगता है कि सुबह से शाम तक बहुत सम्मान हो गया, अब तो थोड़ा अपमान हो जाए। देखिए, मजा नहीं आ रहा है सम्मान पूर्वक जी करके, अब थोड़ा अपमान कर लेते हैं। कभी लगता है ऐसा? नहीं लगता। तो सहज रूप में स्वीकार जो चीजें होती हैं ना, वो भले आदमी वैसा जी रहा हो उस समय चाहे नहीं जी रहा हो, यहाँ जीने में तो बदलाव हो सकता है, लेकिन वो जीने में बदलाव होने के बावजूद भी स्वीकार जो उसको है वो निश्चित चीज ही है। तो सहज स्वीकृति उस बात को कह रहे हैं, हम भले जी पाएं चाहे ना जी पाएं, स्वीकार तो हमको वही होता है। हम कर पाएं चाहे ना कर पाएं, स्वीकार तो हमको वही होता है। तो हर समय वो हमको स्वीकृत बना रहता है। स्वाद के कारण भले 4 चीजें ऐसी खा लें कि शरीर बीमार हो जाए, लेकिन चाहते क्या हैं हम? आप अपने से ही पूछ के देखो। शरीर को स्वस्थ रखना आपको सहज रूप में स्वीकार होता है कि बीमार करना? स्वस्थ रखना। जबकि आज के दिन हम 10 तरीके से शरीर को बीमार करने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो सब करने के बावजूद भी स्वीकार नहीं है हमको शरीर को बीमार रखना। तो गलतियां यहां हम सब कर तो रहे ही हैं, बहुत सारी नहीं करते हैं ऐसा नहीं, लेकिन वो करते हुए भी देखेंगे कि सहज रूप में स्वीकार क्या है, तो वो तो बिल्कुल निश्चित सी चीज है जो हमको स्वीकार है। वो हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी स्वीकार तो वही रहता है। कभी हम उसको कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, कभी अगला कर पाता है, कभी नहीं कर पाता है, लेकिन जिस समय हम वो नहीं भी कर रहे हैं उस समय भी फंडामेंटली सहज रूप में स्वीकार तो हमको वही है। इनफैक्ट इसीलिए तो सारा दुख होता है अंदर। अगर अपमान हमको सहज रूप में स्वीकार हो जाता तो अपमान अंदर चलता और हमको दुख नहीं होता। अगर विरोध हमको सहज रूप में स्वीकार हो जाता तो विरोध अंदर चलता, हमको कोई तकलीफ नहीं होती। अगर गुस्सा हमको सहज रूप में स्वीकार हो जाता तो गुस्सा अंदर चलता और हम बड़े मौज में रहते।
लेकिन चूंकि वो सहज रूप में स्वीकार नहीं है, इसीलिए जैसे ही अपमान में, क्रोध में, गुस्से में, नाराजगी में हम जाते हैं, मेरा अपना दुख शुरू हो जाता है, मेरी अपनी परेशानी शुरू हो जाती है, मेरा अपना अंतर्विरोध शुरू हो जाता है। और ये अंतर्विरोध अगर मेरे अंदर है, हमको दुखी करने के लिए कोई दूसरा नहीं चाहिए। अभी हमको लगता है कि संसार के दूसरे लोग हमको बहुत सारे दुखी किए हुए हैं, लेकिन रुक के देखेंगे ना तो दूसरे लोग भी दुख के कारण होंगे, नहीं होंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत बार होंगे, लेकिन रुक करके देखेंगे तो ये दिखेगा कि जब कभी जैसा होना हमको सहज रूप में स्वीकार है, अगर हम खुद ही वैसे नहीं हैं तो हम अकेले ही दुखी होने के लिए पर्याप्त हैं, दूसरा कोई नहीं चाहिए हमको। तो अगर हमको जो चीज़ स्वीकार नहीं है सहज रूप में, वो करने का काम हम कर रहे हैं, तो हम अकेले पर्याप्त हैं अपने को दुखी करने के लिए। आराम से सोचिएगा इस पर। कुछ और प्रश्न होगा तो कल सुबह बात कर लेंगे। इमीडिएट कोई प्रश्न तो नहीं स्नेही दी? आराम से सोचिए, टाइम चाहिए सोचने के लिए, जरूर सोचिए। इतने के साथ हम इस सेशन में थोड़ा इस पर बात करना चाह रहे हैं जो बात पिछले सेशन में कोई कह भी रहे थे कि सुख सबका अपना अपना होता है, किसी को कहीं सुख दिखता है, किसी को कहीं सुख दिखता है। ठीक है, तो सुख क्या है उस पर हम थोड़ा बात करना चाह रहे हैं कि ये सुख और समृद्धि जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं वो है क्या। तो आज हम सुख पर बात करेंगे, कल हम समृद्धि पर बात करेंगे। आज हम सुख पर बात करेंगे कि सुख क्या है, कल हम इस पर बात करेंगे कि समृद्धि क्या है। आज हम सुख पर थोड़ा बात करना चाह रहे हैं। तो अभी तो हम सबको लगता है, बात सही है, हम सबको लगता है कि हमारे सुख अलग अलग है, किसी को ये करने में सुख आता, किसी को वो करने में सुख आता। ठीक, तो सबके सुख अलग अलग तो दिखते हैं। बहुत बार आदमी कहता है कि सुख दुख तो साथ साथ चलता ही है, झेलना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसको तो धीरे धीरे देखेंगे, पर पहचानना तो शुरू करें कि सुख है क्या। उसको पहचान सकते हैं कि नहीं, समझ सकते हैं कि नहीं, फिर देखते हैं हम सब कि ये सुख जो है हम सब के लिए बहुत अलग अलग है कि एक जैसा है। कम से कम एक चीज़ तो हम देख पाए कि इमीडिएट गोल्स कितने भी हमारे अलग अलग बने हुए दिखाई देते हों। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईआईटी से इंजीनियर बनना, सीए बनना, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना, लॉयर बनना, जज बनना, ठीक, मेकअप आर्टिस्ट बनना, ब्यूटिशियन बनना, क्रिकेटर बनना, फिल्म स्टार बनना, ठीक, स्टोरी राइटर बनना, जितने भी यहाँ बनने वाली अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हों, वो सब के कोर में फंडामेंटल गोल हमारा एक है, हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी, सुख और समृद्धि। तो सरफेस लेवल पर डिफरेंस होते हुए भी इनर कोर में हमारा गोल सेम है। सरफेस लेवल पर डिफरेंस होते हुए भी, सतह पर अंतर होते हुए भी, इनर कोर में जाके देखते हैं, अंदर जाके देखते हैं तो ये दिखता है कि गोल तो हमारा सेम है, हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी। ये बात देख सकते। ऐसे ही हम थोड़ा ये देखना चाहेंगे कि सुख के डेफिनेशन तो अभी हमने अलग अलग मान रखे हैं, क्या इनर कोर में जा करके कोई कॉमन डेफिनेशन भी मिल सकता है क्या। एक्सटर्नल लेयर पर तो हम अलग अलग चीजों में सुख मान ही रखें, बट क्या इनर लेयर पे जाके, कोर में जाकर के क्या कोई कॉमन सुख का आधार भी हमको मिल सकता है क्या, ये देखना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ हमने ये बात देखा कि आउटर एक्सटर्नल लेयर पर डिफरेंस होने के बावजूद भी इनर कोर में तो हमारा गोल सेम है, जिसको भी हम सुख कहते हैं, समृद्धि कहते हैं, चाहते तो वही। तो थोड़ा और अंदर जाके देखना चाहते हैं कि सुख में भी ये जो डिफरेंस इतना दिखता है, क्या वास्तव में इतना डिफरेंस है
या वहां भी कुछ कॉमन देख सकते हैं? उस पर कोई भी बात होने के पहले एक सवाल पूछ लेता हूं मैं, ये सुख और दुख कहाँ होता है? हमारे अंदर होता है या बाहर ईंट पत्थर में कहीं होता है? कहाँ होता है? अंदर होता है। ठीक है, पक्का? हमारे कपड़े में सुख दुख होता है, हमारी कुर्सी में सुख दुख होता है, कॉपी और पेन में सुख दुख होता है, या हमारे अंदर होता है? कहाँ होता है? पक्का? पक्का है ना? थैंक यू। इससे एक बात तो पता चलती है कि अगर सुख और दुख को हम चाहते हैं कि दुख ना आए सुख ना आए, तो अंदर जहां हो रहा है, बाहर तो हम सारी चीजों को ठीक करेंगे, अंदर जहां सुख दुख हो रहा है उसको ठीक करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर हम चाहते हैं कि हमारा कमरा पूरे समय साफ रहे, तो एक काम तो हम करते हैं कि जाली दरवाजे ये सब लगाते हैं कि बाहर से कचरा ना आए। ठीक, बाहर से कचरा ना आए ये तो बहुत अच्छी बात है, उपाय करेंगे। अंदर साफ करेंगे कि नहीं करेंगे? अंदर ही अगर कचरा ले करके बैठे हुए हैं हम, ठीक है, तो बाहर कितना भी मोहल्ले में सफाई कर दें और परफ्यूम डालें, हमारे रूम में खुशबू आएगी कि बदबू आएगी? हाँ, बदबू आएगी। डस्टबिन के अंदर बैठ जाओ ना, तो गुलाब के बाग में भी बदबू ही मिलेगी, खुशबू ना मिलने वाली। कभी ट्राई करके देखना, भरोसा नहीं हो तो। तो ये दिखना जरूरी है कि सुख और दुख का काम जो हमारे अंदर हो रहा है ना, ठीक, तो बाहर ठीक करें बहुत अच्छी बात है, अंदर ठीक होना भी जरूरी है। तो एक डेफिनीशन यहाँ पर लिखा है सुख का, आराम से इसको पढ़ो, धीरे धीरे मैं भी पढ़ देता हूँ, अपने लिए देखो कि ये डेफिनीशन तुम्हारे लिए ठीक है कि नहीं है। तो ये दिखता है कि जिस स्थिति परिस्थिति में भी मैं जीता हूं, ठीक, जिस भी स्टेट या सिचुएशन में हमारा जीना होता है, ठीक, चाहे अपने में जी रहे हो, चाहे परिवार में जी रहे हो, कि काम करने की जगह पे जी रहे हो, कि स्कूल कॉलेज में जी रहे हो, कि यहाँ आके जी रहे हो, कि रोड पे जी रहे हो, कि समाज में जी रहे हो, जिस जगह पे भी हमारा जीना होता है, अगर वहाँ पर संगीत है, व्यवस्था है, सामंजस्य है, हार्मनी है, सिनर्जी है, तो ऐसा जीना हमको सहज रूप में स्वीकार होता है, नेचुरली एक्सेप्टेबल होता है। आप ही देखो, आप जहाँ कहीं भी रहते हो, वहाँ व्यवस्था आपको अच्छी लगती है या अव्यवस्था और केओस हो जाए तब आपको अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? हार्मनी और सिनर्जी अच्छी लगती है कि केओस अच्छा लगता है? व्यवस्था अच्छी लगती है कि अव्यवस्था अच्छा लगता है? चीजें सामंजस्य तालमेल में बनी रहे ये हम चाहते हैं, या टूट फूट और टकराव होता रहे ये हम चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हाँ, चीजों में एक सामंजस्य रहे, एक व्यवस्था रहे, एक हार्मनी रहे, एक सिनर्जी रहे, ये हम चाहते हैं, या टूट फूट और टकराव होता रहे लगातार ये चाहते हैं? घर्षण और संघर्ष होता रहे ये चाहते हैं? तो ये कह रहे हैं कि जिस स्टेट या सिचुएशन में हम जी रहे हैं, जिस भी स्थिति परिस्थिति में हमारा जीना हो रहा है, अगर उसमें हार्मनी बनी रहती है, सिनर्जी बनी रहती है, तालमेल बना रहता है, संगीत बना रहता है, व्यवस्था बनी रहती है, सामंजस्य बना रहता है, तो वैसा जीना हमको सहज रूप में स्वीकार होता है। हम उसमें बने रहना चाहते हैं, हम उसमें जीना चाहते हैं। तो चाहे घर के अंदर का हो, कि परिवार का हो, कि समाज का हो, कि अपने अंदर का हो, किसी भी जगह पर अगर मेरी हार्मनी बनी रहती है तो हम आराम में बने रहते हैं। मेरी हार्मनी टूट जाए तो हमारी परेशानी शुरू हो जाती है। तो परिवार में जीते हुए अगर मेरी हार्मनी टूट जाए तो मैं परिवार में परेशान होऊंगा। समाज में जीते हुए अगर मेरी हार्मनी टूट जाए, ठीक है, मेरे अंदर की व्यवस्था बदल जाए, बिगड़ जाए, टूट जाए,
तो हम वहाँ परेशान होंगे। कोई दूसरा नहीं है, हम अकेले ही बैठे हुए हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं, पता नहीं चल रहा है ज़िंदगी में ये करें कि ये करें, इधर जाएं कि इधर जाएं, ठीक है, ये निर्णय लें कि वो निर्णय लें। अकेले बैठे हैं और कंफ्यूज्ड हैं, पता नहीं चल रहा है कि ये करें कि ये करें, ठीक है, सोच नहीं पा रहे हैं कि ज़िंदगी में ये रास्ता लें कि ये रास्ता लें। इस उलझन में रहते हुए हम आराम में रहते हैं कि परेशान रहते हैं? परेशान रहते हैं। तो इससे पता चलता है कि अपने अंदर की भी हार्मनी टूटती है तो हम परेशान होते हैं। परिवार में जीते हुए भी व्यवस्था टूट जाए, हम परेशान होते हैं। स्कूल में, काम करने की जगह पर, समाज में जीते हुए जहाँ कहीं भी हमारी व्यवस्था टूटती है, हम वहीं पे परेशान होना शुरू हो जाते हैं, परेशान होना शुरू। तो सुखी रहने के लिए ये हार्मनी जहाँ जहाँ भी हमारी बनी रहती है, व्यवस्था जहाँ जहाँ भी हमारी बनी रहती है, सिनर्जी जहाँ जहाँ भी हमारा बना रहता है, हम वहाँ सुखी रह पाते हैं, आराम में रह पाते हैं। परिवार के अंदर ये व्यवस्था टूट जाए, संघर्ष शुरू हो जाए, परिवार में दुखी होते हैं। मित्रों के साथ वो व्यवस्था टूट जाए, वो हार्मनी टूट जाए, वो सिनर्जी टूट जाए, वहाँ संघर्ष होना शुरू हो जाए, वहाँ परेशान होते हैं। समाज में जीते हुए लोगों के साथ, चाहे ट्रेन में सफ़र कर रहे हों कि बस में कर रहे हों कि स्कूल में हों कि किसी दूसरी जगह पे हों, जिनके साथ भी हम जी रहे हैं, अगर वहाँ हार्मनी टूट जाए, सिनर्जी टूट जाए, संघर्ष शुरू हो जाए, हमारा दुख, हमारा पीड़ा, हमारी तकलीफ शुरू हो जाती है। इसी को देखेंगे ना तो दुख के बारे में भी ये लिखा हुआ है कि जिस स्थिति परिस्थिति में भी मैं जीता हूँ, अगर उसमें अंतर विरोध होता है, अव्यवस्था होती है, कंट्राडिक्शन होता है, खींचतान होता है, तो उस सिचुएशन में हम रहना नहीं चाहते, हम वहाँ से भाग जाना चाहते हैं, हट जाना चाहते हैं या सिचुएशन को बदल देना चाहते हैं। जब कभी भी कंट्राडिक्शन दिखता है, अंतर विरोध दिखता है, खींचतान दिखती है, अव्यवस्था दिखती है, तो दो में से एक मन होता है हमारा, या तो उसको बदल करके ठीक कर दें, या तो उस अव्यवस्था को व्यवस्था में ला दें, या तो उस कंट्राडिक्शन को दूर करके सिनर्जी ला दें, या तो ये मन होता है। वो नहीं हो सकता है तो हम हट जाना चाहते हैं। जब उसको ठीक भी ना कर सकें, वहाँ से हट भी ना सकें, तो मजबूरन जो भोगना पड़ता है उसका नाम दुख है। कि कोई भी सिचुएशन में जो हार्मनी टूट गई है, व्यवस्था टूट गई है, तालमेल टूट गया है, हम उसको ठीक करना चाहते हैं, हम वापस हार्मनी को रिस्टोर करना चाहते हैं, वापस व्यवस्था को बनाना चाहते हैं, वो सामंजस्य को बनाना चाहते हैं। अगर बना पाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं बना पाते हैं तो हमको लगता है हट जाएं, कम से कम यहाँ से। हट भी ना पाएं, सामंजस्य बना भी ना पाएं, तो मजबूरन जो संघर्ष में अब परेशान होते रहना पड़ता है, उसका नाम दुख है। और कई बार हम हटना भी चाहते हैं तो हटते हटते भी जो दुख भोगना पड़ता है ना, जो पीड़ा भोगनी पड़ती है, उसका नाम दुख है। कि हम चाहते तो हैं कि सिनर्जी हो, बनाने का कोशिश किए, नहीं कर पाए, चाहते हैं हट जाएं, हटने में जो समय लग जाता है ना, उतनी देर तक मजबूरन जो हम कंट्राडिक्शन को भोगते रहते हैं, अव्यवस्था को भोगते और झेलते रहते हैं, वो झेलने का नाम दुख है, दुख है। तो अल्टीमेटली आप अपने लिए ही रुक करके देखिए कि हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस का ये डेफिनीशन आपको अपने लिए ठीक दिखता है कि नहीं दिखता है। कहीं भी आप लौट के देखिए, जिंदगी में जब कभी भी आप दुखी हुए, वहाँ व्यवस्था थी, हार्मनी था, तब आप दुखी हुए, या कंट्राडिक्शन था, डिसहार्मनी थी, ठीक, अंतर विरोध था, तब आप दुखी हुए। माइक ले लीजिएगा। मैंने अभी रिसेंटली विपाशना किया था,
तो उसमें जो संवेदना आती थी तो उन्होंने बोला कि सुख या दुख नथिंग इज़ परमानेंट, बट जैसे हम संवेदना, जैसे आपने बोला वो अंदर से आता है, तो जितनी मैं संवेदना जगा रहा हूँ, जैसे अभी मुझे चाय पीने का मन क्रेविंग हो रहा था तो मैं सो रहा था थोड़ा, तो वो एक संवेदना आ रही थी, उसको फिर धीरे धीरे अगर मैं इसके प्रति अटैच होने लगा तो वो सुख, मुझे सुख लगता है, बट जैसे वो नहीं मिला तो मुझे अभी वो दुख लग रहा है कि मुझे अभी चाय नहीं मिल रहा, तो आई एम फीलिंग नॉट हैप्पी फॉर दैट। तो जो सुख और दुख होता है तो मुझे लगता है कि उसको संभाव में कैसे हम करें, वो आने ही वाला है, तो हाउ टू नॉट रिएक्ट टू दैट संवेदना। ये जो हमको इन्होंने एक अच्छा प्रश्न पूछा, और बहुत लोग इस बात को कहते हैं सुख और दुख तो जिंदगी में लगा ही रहेगा, ठीक है, लगा ही रहेगा, ठीक है, उसको कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, कैसे झेलें। जब तक हमको सुख और दुख बाहर दिखाई देता है ना, ठीक है, तब तक तो दोनों लगा रह सकता है। एसी बढ़िया भी चल सकता है, किसी दिन खराब भी हो सकता है, ठीक है। मित्र हमारा सम्मान से भी बात कर सकता है, कभी किसी बात पर नाराज हो तो चीख भी सकता है, चिल्ला भी सकता है। तो बाहर के सिचुएशन को देखेंगे तो वो तो दोनों तरह का मिल सकता है। अगर आप उसी को सुख और दुख कह रहे हैं तब तो बाहर का सिचुएशन दोनों तरह का हो ही सकता है। मित्र कभी अच्छे से भी बात कर सकता है, मित्र कभी नाराज भी हो सकता है, खाना कभी मनपसंद भी मिल सकता है, कभी उसका स्वाद थोड़ा खराब नहीं भी ठीक लग सकता है, ये दोनों सिचुएशन पॉसिबल है, ठीक है। पर ये सवाल हमने शुरू में ही पूछा था इसीलिए कि ये सुख और दुख कहाँ होता है, बाहर होता है कि अंदर होता है? कहाँ होता है? अंदर होता है। हाँ, कहाँ होता है? अंदर। एक बार ये दिखना शुरू हो जाए ना कि सुखी दुखी होने का काम अंदर होता है, बाहर नहीं होता है, तो मित्र जब अच्छे से बोल रहा है तब तो हम अच्छे से बात कर ही सकते हैं। मित्र जब ठीक से नहीं भी बात कर रहा है तब भी हम अगर ऐसा उपाय ढूंढ लें कि हम उसमें भी आराम में रह सकें और मित्र को भी धीरे धीरे ठीक होने की तरफ ला सकें, ठीक। क्या चाहते हैं आप? ये मित्र अगर नाराज भी हो रहा है तो आगे से वो ठीक जीने लगे आपके साथ, ये चाहते हैं, या रोज रोज आके नाराज होता रहे आपके ऊपर, ये चाहते हैं? ठीक हो जाए ये चाहते हैं, ठीक, यही चाहते हैं ना? हाँ, क्या कह रहे हो? जोर से बोलो थोड़ा। क्या? हाँ तुम भी वो कथा और प्रवचन वाले तो नहीं हो गए हो जो पूछा जाए हाँ जी। तो हम ये तो नहीं चाहते हैं ना कि हमारा मित्र आके रोज रोज हमारे ऊपर नाराज होता रहे। तो अगर हमको ऐसा तरीका मिल जाए कि वो नाराज होते हुए मित्र के साथ, जब वो नाराज होके बात कर रहा है उस समय भी हम संतुलित रह सकें और धीरे धीरे मित्र को भी आराम में ला सकें, ये ज़्यादा ठीक है? या मित्र की नाराज़गी को देख करके हम भी चीख चिल्ला लें और दोनों लड़ झगड़ लें, ये ज़्यादा ठीक है? क्या ठीक है? मित्र अगर नाराज होके हमारी तरफ आ रहा है, या मम्मी पापा नाराज होके कुछ कह रहे हैं, भाई बहन नाराज होके कुछ कह रहे हैं, क्या ज़्यादा अच्छा है? हम भी उसमें उसी तरह से लड़ने झगड़ने का जवाब देना शुरू कर दें, नाराज होके एक दूसरे से मुंह फुला के अलग अलग जगह दूर हो जाएं, ये ठीक है? या उसमें हम संतुलित रह करके मित्र को, भाई बहन को, माँ पिताजी को अच्छे से बात कर सकें ताकि उनका गुस्सा भी नॉर्मल हो जाए, ये ठीक है? क्या ठीक है? संतुलित रह करके उसके साथ ऐसा जी पाना कि वो भी ठीक हो सके। तुम अपने लिए ही देखो ना, तुम क्या चाहते हो? जब तुमको किसी कारण से गुस्सा आ जाए, तुमको भी तो आता होगा। हम में से कोई सब दूध के धुले तो है नहीं कि कभी गुस्सा नहीं आता किसी को, हमको भी तो आता होगा। जब हमको गुस्सा आता है तो हम क्या चाहते हैं? दूसरा ईंट का जवाब पत्थर से दे के सिर फोड़ दे हमारा, या संभाल ले हमको ठीक से? संभाल ले, यही चाहते हैं ना कि जब हमको गुस्सा आता है
तो हम ये नहीं चाहते हैं कि दूसरा ईंट का जवाब पत्थर से दे करके हमको क्रश कर दे, ठीक है। हम यही चाहते हैं उस समय कि दूसरा हमको संभाल ले ताकि हम नॉर्मल हो सके, सहज हो सके, सामान्य हो सके। तो बाहर की परिस्थिति आपकी हमेशा अच्छी हो जाएगी ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। संसार के 700 करोड़ लोग जब तक ठीक नहीं होंगे, 800 करोड़ लोग जब तक ठीक नहीं होंगे, कोई ना कोई खराब आदमी आपको मिल ही सकता है, ठीक है, जो आपको अपमान कर दे, विरोध में कुछ कर दे, गुस्सा कर ले, कोई सामान उठा के आपका चले जाए, हो ही सकता है। देश की बिजली व्यवस्था जब तक 24 घंटे वाली ठीक नहीं हो गई हो तब तक तो आपकी बिजली जा ही सकती है, ठीक है। तो बाहर चीजें ठीक हो जाएंगी सारी, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं बाहर अगर चीजें ठीक नहीं भी हैं, बाहर अगर चीजें ठीक नहीं भी हैं तो दो उपाय है। एक उपाय है कि सामने वाला गड्ढे में गिरा है तो हम भी कूद जाएं उसी गड्ढे में, सामने वाला कीचड़ में गिरा है तो हम भी कूद जाएं उसी कीचड़ में, सामने वाले ने आग लगा लिया है तो हम भी कूद जाएं उसी आग में। एक तरीका तो ये है। एक तरीका है कि हम अपने को सुरक्षित रख करके आग बुझाने में कुछ काम कर सकें, हम अपने को सुरक्षित रख के अगले के कीचड़ धुलने में कुछ मदद कर सकें, हम अपने को सुरक्षित रह के अगले को गड्ढे से बाहर निकलने के लिए हाथ बढ़ा सकें। और हम दूसरे को निकालने का गड्ढे से काम कब कर पाएंगे? जब हम गड्ढे से बाहर होंगे कि जब हम गड्ढे में गिरे हुए होंगे? गड्ढे से बाहर होंगे तभी तो कर सकते। हम ही फिसल रहे हैं, हम ही गिर रहे हैं, हम किसी दूसरे को सपोर्ट दे सकते हैं क्या? हम ही फिसल रहे हों, हम ही गिर रहे हों, तो हम दूसरे को सपोर्ट देंगे कि अब हमको सपोर्ट चाहिए? क्या लगता है? हमको सपोर्ट चाहिए। तो हर गिरता हुआ व्यक्ति सपोर्ट का ही अपेक्षा रखता है। तो इस पूरे प्रोसेस में हम ये बात कह रहे हैं कि बाहर अच्छा ही सब होगा आपके साथ, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने पास दो चॉइस है। एक है कि बाहर की परिस्थिति खराब हो तो हम भी उसी खराब में कूद पड़ें, जो हम अक्सर करते रहते हैं। अगले ने नाराज़गी से कुछ बोला नहीं कि हम भी पलट के ऐसा जवाब देने का सोचते हैं कि उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। थोड़ी देर हम एक दूसरे को इतना जवाब दे लेते हैं कि पर्याप्त एक दूसरे को घायल कर डालते हैं। अगर उस डिजाइन से चलेंगे तब तो हम परिस्थितियों के गुलाम बने ही रहेंगे, हमारा रिमोट कंट्रोल कहीं बाहर ही पड़ा रहेगा। ये पहचानना जरूरी है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर के सिचुएशन सारे अच्छे हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ बाहर का सिचुएशन खराब भी है तो हम अपने को अगर संतुलित रख पाते हैं और दूसरे को संतुलित होने में मदद कर पाते हैं तो मेरा अपना सुख तो बना रह सकता है। आप आग में जल रहे हों, अगर हम फायर प्रूफ जैकेट रखें जिससे हम सुरक्षित रह सकें और आपको भी बुझाने में मदद कर सकें, तो फिर आपकी आग हम तक नहीं पहुंचती है, हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो सारा जो सुख और दुख है ना, अगर उसको आप बाहर की जगहों पे ही देखेंगे तब तो लगा ही रहेगा। अगर आपके 80-90 लोगों के ऊपर मेरा सुख और दुख निर्भर है तो आप 80-90 लोग क्या करोगे मेरे साथ, ये तो आप लोग ही बता सकते हो। लेकिन आप चाहे जो भी व्यवहार करो, अगर मुझे उसमें ठीक रहने आता है और आपको भी धीरे धीरे ठीक होने की तरफ हम बढ़ा सकते हैं, तो मैं तो आराम में बना रह सकता हूँ, मैं तो सुखी रह सकता हूँ। और ये पूरी जीवन विद्या इसी बात की कला है कि परिस्थिति चाहे अच्छी हो चाहे खराब, परिस्थिति बाहर की चाहे अच्छी हो या खराब, हम अपने को संतुलित रख सकें और फिर बाहर ठीक होने पर भी काम कर सकें। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि बाहर जैसा है वैसा छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं जरूर बाहर ठीक करेंगे, नहीं करेंगे ये नहीं कह रहे, लेकिन बाहर ठीक करना
कब हम कर पाएंगे? जब हम आराम में रहेंगे कि जब हम परेशान होंगे? आराम में रह के ही बाहर ठीक करने का काम भी ज़्यादा अच्छा हो पाता है। जब हम खुद ही परेशान हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं ना, फिर तो मुंह से क्या निकलेगा हमको भी नहीं पता चलता है कि नहीं। फिर तो होते रहे दूसरा घायल, होते रहे दूसरा इरिटेट। यहाँ से तो गंगा जी बहती रहती हैं, नर्मदा जी गुजरात में नर्मदा जी हैं, हमारे यहाँ गंगा जी हैं। हाँ, तो भैया इसका मतलब निरंतर सुख जैसी कोई स्थिति नहीं होती, हमें हर एक स्थिति में संभाव रखना है। इसका मतलब ये है कि सुख और दुख को अगर बाहर देखेंगे तो निरंतर कभी नहीं होगा, लेकिन अगर सुख और दुख को अपने अंदर पहचान पाते हैं हम, तो बाहर की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अंदर निरंतर सुख बना रह सकता है, क्योंकि मेरे अंदर घुस के आप कुछ खराब नहीं कर सकते। ये सुख और दुख जहाँ मेरे अंदर हो रहा है, ये अंदर आप सीधा नहीं घुस सकते हैं। आपका कंट्रोल नहीं है मेरे अंदर, मेरा कंट्रोल नहीं है आपके अंदर। इसीलिए यहाँ कुर्सी पे बैठे हुए भी आपका ध्यान कहाँ जाएगा ये आप ही के बस में है, मेरे बस में नहीं है कि नहीं। यहाँ कुर्सी पे बैठे हुए भी 1 घंटे के सेशन में 20 बार हम चक्कर लगाते हैं दुनिया के जी, क्योंकि वो आपके बस में है, मेरे बस में नहीं है। मेरे बस में तो आपको कुर्सी पे बैठा देना है लेकिन बैठे हुए आपका मन कहाँ जाएगा ये तो आपके बस में है, मेरे बस में थोड़ी है। इसीलिए अगर आप अपने अंदर को संतुलित और व्यवस्थित रखना जानते हैं तो आप हमेशा सुख में बने रह सकते हैं। अगर मैं अपने अंदर को संतुलित और व्यवस्थित रखना जानता हूँ तो मैं हमेशा सुख में बना रह सकता हूँ, क्योंकि सुख और दुख तो यहाँ अंदर हो रहा है ना, मेरे बाहर तो हो ही नहीं रहा है। आप सीधा सीधा हमारे अंदर घुस के कुछ नहीं कर सकते, मैं सीधा सीधा आपके अंदर घुस के कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। किसी का किसी के अंदर नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है। न मेरा आपके अंदर कंट्रोल है, न आपका मेरे अंदर कंट्रोल है। तो अगर हमको अपने अंदर को ठीक रखने आ जाए तो कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस पॉसिबल है, अपने सुख की निरंतरता संभव है, क्योंकि सुख दुख अंदर हो रहा है, बाहर नहीं। परिस्थिति तो बाहर की अच्छी बुरी दोनों मिलेगी ही, लेकिन उन परिस्थिति में भी अगर हमको अपने को ठीक रखने आता है, परिस्थिति को ठीक करने आता है, तो हम आराम में बने रह सकते हैं। जिस क्लास में आपको सारी चीज़ें समझ में आती है ना, वो क्लास में बैठना भी आपको परेशान नहीं करता है। लेकिन अगर आपको मैथ्स नहीं आता हो तो 40 पीरियड मैथ्स का 40 मिनट का पीरियड बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। टीचर कोई भी सवाल पूछे तो पहले ऐसा सिर झुकाते हैं, पीछे आगे वाले से छुपते हैं कि दिख ना जाए उसको पूछ ना ले हमसे कि नहीं। तो ये प्रश्न पूछना टीचर का हमको परेशान नहीं करता है। अभी हमको लगता है कि टीचर प्रश्न पूछता है वो परेशान करता है, नहीं। जिस सब्जेक्ट्स में आपका कॉन्फिडेंस ठीक है, आपको उत्तर आता है, वहाँ टीचर का प्रश्न पूछना आपको नहीं परेशान करता है। जिस सब्जेक्ट में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको उत्तर नहीं आता है, वहाँ परेशान करता है। तो जिंदगी के जिन कठिन सिचुएशन को भी हमको डील करने नहीं आता है ना, हमारा दुख वहाँ से शुरू होता है। परिस्थिति सीधा हमको दुखी नहीं करती है, ठीक है, उसको डील करने का कैपेसिटी हमारा नहीं होता है तो दुख हमारा शुरू होता है। मैं हर बार बड़े लोगों की क्लास में ये उदाहरण देता रहता हूँ। छोटे बच्चे को संभालना, अगर मान लीजिए कि माँ को अच्छे से आता है ना, तो बच्चा रो रहा हो, ठीक है, माँ को तकलीफ नहीं होती, उसको पता है कि कैसे ठीक करना है, 15 मिनट समय लगाती है, ठीक कर लेती। एक दिन माँ किसी कारण से दिन भर नहीं हो और फिर पिताजी को रखना पड़े बच्चे को ना, ठीक है, और आता नहीं हो रखने के लिए, तो हर समय घड़ी देखते रहते हैं कि सुबह का शाम कब होगा। ऐसा लगता है कि आज का दिन तो कट ही नहीं रहा है। जिस काम को हमको करने आता है, डील करने आता है सहजता के साथ, वहाँ हमारी परेशानी नहीं होती है। अभी हमको लगता है कि बाहर की परिस्थिति परेशान कर रही है, टीचर का सवाल पूछना नहीं परेशान करता है जी।
हमको अगर टॉपिक आता है और आंसर्स आते हैं, सिचुएशन डील करने आता है, तो हम परेशान नहीं होते। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस बाहर चीज़ों को ठीक करने पे नहीं खड़ा है। कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस इस बात पे खड़ा है कि बाहर की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हम अपनी मन स्थिति को ठीक रख सकें और फिर परिस्थिति को भी ठीक कर सकें। एक्सटर्नल चाहे जैसा भी हो, इंटरनली हम अपने को ठीक रख सकें और फिर एक्सटर्नल को भी ठीक करने के लिए काम कर सकें। कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस यहाँ है, यहाँ है। हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस कहीं बाहर तो हो नहीं रहा ना। अगर कुर्सी में हो रहा होता तो कुर्सी ठीक करना पड़ता, दीवार में हो रहा होता तो दीवार ठीक करना पड़ेगा। हो तो अंदर रहा है। तो अगर हमको अपने अंदर को ठीक रखना आ जाए, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अंदर को ठीक रखना आ जाए, तो कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस पॉसिबल है। हो सकता है कि नहीं, इसी को हम धीरे धीरे अगले 6, 7, 8 दिनों में एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। अगले कुछ दिनों में हम इसी को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। बट कंसेप्ट ये है, और ये एकदम सिंपल तरीका है इसका। अब हम लोग अपने रोज के जीने में अप्लाई करते हैं जी। आप बाहर निकलते हो रोड पर, आपके पैर में कांटे ना लगे, पत्थर ना लगे, ठीक। इसका 2 उपाय है। एक उपाय है कि बाहर कहीं भी कांटा पत्थर नहीं हो, सब जगह आपके आगे एक झाड़ू मारने वाला चले। देखे होंगे पुराने मूवी में, वो एक झाड़ू मार, राजा के निकलने के पहले झाड़ू मारने वाला आगे आगे चलता, ठीक, उसके पीछे पीछे महाराज आ रहे हैं। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि बाहर सब जगह से कांटे पत्थर खत्म हो जाएं और फिर हम चलेंगे। बट एक दूसरा तरीका भी तो है कि हम पाँव में जूते पहन लें, कि नहीं? कौन सा तरीका ज़्यादा आसान है? कौन सा तरीका ज़्यादा आसान है? क्या ठीक है, बाहर पूरे संसार में पहले झाड़ू मारें ये ठीक है, या अपने पैर में जूते पहन लें ताकि कंकर पत्थर ना लगे ये ठीक है? अपने पैर में जूते पहन लें। अपने पैर में जूते पहन लें। हम चाहते हैं अपना घर साफ रहे ना, ठीक। तो एक उपाय हो सकता है कि पूरे मोहल्ले जाके साफ करें। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर अपना घर साफ रखना चाहते ना, तो एक उपाय ये है कि बाहर सब जगह जाके झाड़ू मारें, हवा चलना भी बंद कर दें ताकि धूल से कुछ ना आए अंदर, ठीक। दूसरा तरीका ये है कि अपने घर के अंदर झाड़ू लगाएं और दरवाजे खिड़की पर बढ़िया जाली लगा करके उसको सेफ रखें ताकि कचरा ना आए। ये पूरा जो सुखी दुखी होने का डिज़ाइन खड़ा है ना, ये बाहर अगर चीज़ों को रोकने जाओगे तो हम हवा चलना थोड़ी रोक दे सकते जी। झाड़ू तो फिर भी लगा दे सकते, हवा चलना कहाँ रोक पाएंगे हम, ठीक। कैसे रोकेंगे? तो बाहर चीज़ों को ठीक करने पर सुख और दुख नहीं खड़ा है, क्योंकि सुख और दुख होता भी तो बाहर नहीं है। सुखी दुखी तो हम अंदर हो रहे हैं ना। कहाँ हो रहे हैं? अंदर हो रहे हैं, बाहर तो हो नहीं रहा है। तो अगर हमको अंदर ठीक रखने आ जाए तो सिचुएशन कैसा भी होगा, परिस्थिति कैसी भी होगी, अगर हमको अपने को अंदर ठीक रखने आता है और सिचुएशन डील करने आता है तो हम परेशान नहीं होंगे। ये हो सकता है कि नहीं, पॉसिबिलिटी हम एक्सप्लोर करेंगे। बट बाहर की दुनिया में तो ये काम हमने कर लिया है। अपने पैर में जूते पहन के हम सफल हो गए हैं बाहर निकलने में कि अब कंकर नहीं लगता है, कांटे नहीं लगते। घर में जाली लगा करके, दरवाजे खिड़की लगा करके हम सफल हो गए हैं इस बात में कि बाहर का कचरा अंदर नहीं आता है। सफल तो हो गए, उस दुनिया में तो हम सफल हो गए हैं। अपने अंदर की दुनिया में हो सकते हैं कि नहीं, इसको देखते हैं प्रयोग करके। पर तरीका तो समझ में आता है जी। माइक ले लीजिएगा। यस। लगभग 2-3 साल से इसका अभ्यास किया है कि हम अंदर शांत रहें, बाहर जो भी परिस्थितियाँ हो। अभी जो आपके उदाहरण है कि कांटा न लगे, हवा चलना रुक जाए, ये सारे के सारे जड़ उदाहरण हैं। लेकिन हमारा काम वास्तविक दुनिया से पड़ता है।
और मैंने ऐसा अनुभव किया है, जैसे मैं अपने ऑफिस कल्चर का बात बताऊं या फिर मैं बात बताऊं कि कहीं पर लाइन लग रही है और मैं अपनी लाइन में लगा हूं, कोई बीच में आके घुसा है या कोई मित्र जिसने अपमान किया है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हमें क्रोध का अभिनय करना ही पड़ता है। अगर हम क्रोध का अभिनय न करें, आप उसे अभिनय कहें या फिर वास्तविक क्रोध की एक झलक आना कहें, वो करना पड़ता है, क्योंकि वास्तविक दुनिया में हम नहीं जी पाते हैं। लोग हमें इसी ढंग से ठंडे बस्ते में लेते रहते हैं। हमने अपने ऑफिस में ऐसा करके देखा है, तो हमारे नाम पर ऑर्डर्स निकलते रहते हैं, ये काम कर लो, वो काम कर लो, ये काम कर लो। दुनिया में यही तरीका बच गया। मुझे ऐसा लगता है कि वो श्री राम का उदाहरण भी आता है कि वो समुद्र के सामने विनय के पद गाते रहते हैं, लेकिन समुद्र को नहीं आता। तो भय बिनो प्रीत, ऐसा कई बार देखा है। और ऐसा कई बार होता है कि जब तक क्रोध नहीं आता, अगला वाला व्यक्ति हमें बिल्कुल ठंडे में लेता रहता है। ये समाज का पैटर्न हो गया है। 3 छोटे, उन्होंने जो प्रश्न कहा सुना आपने कि रिपीट करूं मैं? सुन लिया? थैंक यू। क्योंकि अगर प्रश्न ही नहीं सुनोगे तो फिर उत्तर क्या उसमें कनेक्ट होगा? नहीं सुना? वो प्रश्न तो ये कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग इतने नालायक होते हैं कि वो बिना क्रोध किए सुधरते नहीं हैं, उनका क्या करें? यही कह रहे हैं ना जी? थैंक यू। हमको 2-3 छोटी छोटी बातें कहनी इस पर। आप कर रहे होंगे कुछ सालों से अभ्यास, मैं मना नहीं करूँगा, कर ही रहे होंगे, हम सब कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ कोशिश, ठीक है। इसका एग्जैक्ट क्या अभ्यास करें, कैसे करें, इसको तो मैं डे 4 या 5 में बात करूँगा। मोस्टली डे 4 में बात करूँगा। संबंध के इन सारे मुद्दों में कठिन सिचुएशन को कैसे डील करें, इसको हम डे 4 में बात करेंगे। तो एक बार आपके प्रश्न को हम फिर से लेंगे डे 4 के बाद, ठीक है, बाद अगर बचा रह गया तो, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैंने बात किया ही नहीं है, आपने जहाँ भी सुना हो किया हो वो ठीक है, बट मैंने तो अभी इस पर बात किया ही नहीं है कि दूसरा क्रोध से मेरी तरफ आ रहा है तो हम क्या करें। ये तो मैंने बात की ही नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं बात करूंगा, चौथे दिन तक आते आते इस पर बात करूंगा कि दूसरा क्रोध में हमारी तरफ आ रहा है तो उसको कैसे डील करें। दूसरा विरोध में मेरी तरफ आ रहा है तो कैसे डील करें। आप भी जब उस लाइन तोड़ते हुए व्यक्ति से, ऑफिस में कोई आपसे ठीक नहीं कर रहा है, उसके साथ जब आप क्रोध कर रहे हैं तो आप चाहते तो यही है ना कि आगे से वो ठीक हो जाए, या ये चाहते हैं कि रोज रोज ऐसा करे, रोज रोज आपको क्रोध करने का सौभाग्य मिले? ये तो नहीं चाहते हैं ना। चाहते तो यही है कि वो कल से ठीक हो जाए, कि नहीं? माइक दीजिएगा जी उनको जरा। नहीं, उसको हमने 1-2 बार बताया कि हम भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसने खुद ने ये डायलॉग बोला था कि सीधे वृक्ष जल्दी काटे जाते हैं। नहीं वो तो ठीक है। तो नहीं, हमने जब उसके प्रति क्रोध किया तो लाइन वाला भी अपने तरीके से खड़ा हुआ, ऑफिस वाला जो व्यक्ति गलत कार्य कर रहा था वो भी अपने पैटर्न में आ गया। अगर क्रोध नहीं कर रहे थे तब तक वो समझ रहा था इन पर लादे जाओ, ऐसा हुआ था। एक रिक्वेस्ट हमको बाकी सबसे करना है। देखो, मेरी बात सुनो चाहे नहीं सुनो, कम से कम अपने साथ का कोई प्रश्न पूछ रहा हो उसको तो सुन लो शांति से। अगर वो भी नहीं कहोगे तो अगले को बोलने का भी हिम्मत कहाँ से होगा। कोई एक बोले और हम सब बाकी लोग बात करते रहेंगे, ठीक है, तो अगला को कैसे ये भरोसा होगा कि हम बोल सकते हैं या यहाँ बोलना भी चाहिए। जो आप भी कह रहे हैं ना, आप यही कह रहे हैं कि शांति से कहने से काम नहीं हुआ इसलिए मैंने क्रोध किया, ठीक, बट आप चाहते तो यही है ना कि आगे से वो लाइन ना तोड़े। आप चाहते तो यही है ना कि आगे से वो ठीक होके जीने लगे, यही चाहते हैं ना। अगर इसका कोई तरीका मिल जाए बिना क्रोध किए हुए भी, अगर इसका कोई तरीका मिल जाए बिना अपमान किए हुए भी, और कम से कम जो तरीका आपके पास है उससे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका मिल जाए तो आप कौन सा चुनना चाहेंगे? तो हम उन तरीकों पर बात करेंगे। इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि क्रोध से जितना काम आपका होता होगा ना, उससे ज़्यादा हो जाएगा। क्रोध से भी हर समय हो जाता है ये ज़रूरी नहीं है। क्रोध से भी तभी तय होता है, या ताकत से, कि किसके पास ताकत अधिक है, ठीक। जब सामने वाला 10 खड़ा हो आपके साथ लड़ने के लिए और आपको दिखता है कि यहाँ ताकत नहीं काम करेगी,
ठीक है, तो नहीं दिखाते हैं ताकत वहाँ। हम तो आपको दोनों जगह का उपाय बता देंगे कि चाहे ताकत कम हो या ज़्यादा, संवाद कैसे ठीक से किया जाए उन सिचुएशन में भी, ताकि अगले में बदलाव हो जाए। करेंगे बात। और रही बात ये कि भगवान राम के समय में नहीं हुआ, तो मैं तो हर बार एक ही बात कहता हूँ, भगवान राम के समय में स्मार्टफोन नहीं था, ठीक है, आज सबके पास है कि नहीं है। भगवान राम के समय में एक ही पुष्पक विमान था, ठीक है। आज नारा है मोदी जी का, हवाई जहाज वाला जो है, हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में घूमेगा। एक दिन में टीवी देख रहा था तो मोदी जी कह रहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में घूमे, ये हमारा सपना है। तो आज आपके पॉकेट में 4,000 5,000 रुपया है ना, तो आप हवाई जहाज में घूम सकते हो। उस जमाने में पुष्पक विमान था एक ही, ठीक है, जो बैठे वो घूम सकता। जब हम टेक्नोलॉजी में इतना प्रोग्रेस कर सकते हैं, ठीक है, उस समय एसी नहीं था, अब बन गया, घर घर पहुंच गया, ठीक है, कार नहीं थी, घर घर पहुंच गई, रथ चलते थे घोड़े वाले, देखे होंगे ना। इतनी सारी चीज़ों में हम नहीं कहते हैं कि भगवान राम जो है वो कार में नहीं बैठे थे तो हम भी नहीं बैठेंगे। ये नहीं कहते हैं कि भगवान राम के समय में मोबाइल नहीं था तो आज नहीं होगा। जो मोबाइल कल नहीं था आज हो सकता है, जो कार कल नहीं थी आज हो सकती है। तो कल से हम आज के दिन तरीका बेहतर क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? समझने समझाने के तरीके को भी, शिक्षा के तरीके को, संवाद के तरीके को हम बेहतर क्यों नहीं कर सकते? आपके माँ बाप कब खुश होंगे? जब एक बच्चे के रूप में आप उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं कि जो जमा किया है वो भी खा जाएं। माँ बाप को कब खुशी मिलेगी? आपको कब मिलेगी नहीं पूछ रहा हूँ अभी। अभी पूछ रहा हूँ माँ बाप को कब खुशी मिलेगी? जब आप उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं कि खराब कर दें? आगे बढ़ाएं कि नहीं? तो जो नहीं हो पाया जी त्रेता काल में भगवान राम के युग में, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के युग में, हम अगर अच्छी संतान हैं तो उसको आगे बढ़ा के आज कर देंगे जी। नहीं तो हम हर बार कहते कि अगर पूर्वज ही सब कर गए, आज अब हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम लोग अपने अच्छे माँ बाप की बिगड़ी हुई संतान हैं कि नहीं? अगर सब माँ बाप ही अच्छा कर गए, अब बेटा कुछ भी नहीं करेगा, तो हम लोग अपने अच्छे माँ बाप की बिगड़ी हुई संतान हैं। अच्छे माँ बाप की अच्छी संतान होने का मतलब होता है जितना उन्होंने किया उसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे जी। तो कल को शांति से बात करने के जितने तरीके थे हमने अप्लाई किए, नहीं काम किया, तो आज और बेहतर कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे पहले स्मार्टफोन नहीं था, आज सबके हाथ में है। पहले कार नहीं था, आज सबके हाथ में है। ठीक, अकेले यूपी में 10 एयरपोर्ट है, गुजरात में भी 10-15 तो बन ही गए होंगे एक एक करके। तो क्यों नहीं बढ़ सकते जी? समय के साथ विचार किया जाए। मैं क्लोज करने के पहले एक लास्ट कमेंट इस संदर्भ में कर देता हूं, फिर एक्टिविटी कुछ करानी है, वंदन को मैं वापस सौंप देता हूं। एक लास्ट कमेंट जो मैं क्लोज करने के पहले करूंगा, आपकी एक्टिविटी इसी पर होनी है, और वो कमेंट एकदम सिंपल है कि जीने की जगह पर ये 4 लेवल है हमारे जीने का। मानव के रूप में हम स्वयं में ही कई बार बैठे हुए, जो मैंने कहा कि अपने अंदर अगर उलझन हो जाए, तनाव हो जाए, फ्रस्ट्रेशन हो जाए, दुखी करने के लिए कोई दूसरा नहीं चाहिए, हम अकेले काफ़ी। ऐसे ही परिवार में रिश्तों में कुछ अनबन हो जाए, हम परेशान होते ही। समाज में समस्याएं हो जाएं, हम परेशान होते ही। ठीक, घर में बंद रहे तो रहोगे नहीं 24 घंटा, निकलता ही है आदमी, बस में गुजरता है, ट्रेन में गुजरता है, रोड पर गुजरता है, तो समाज के साथ हमारा इंटरेक्शन तो होता ही है। बीमार होंगे, अभी किसी हॉस्पिटल में जाएंगे ही। अपने बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, किसी स्कूल कॉलेज में भेजते ही हैं। ऐसे ही नेचर के साथ भी हमारा इंटरेक्शन होता ही है। हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, ये सब के साथ हमारा जीना होता ही है। ठीक, हवा पानी के साथ हमारा जीना होता ही है, पेड़ पौधों के साथ होता है, पशु पक्षियों के साथ होता है। कहीं भी इसमें तकलीफ होगी, टेम्परेचर इतना अधिक हो जाए कि हम रह ना पाएँ यहाँ, तकलीफ तो होगी। हवा ऐसी हो जाए कि सांस लेने के लिए ठीक नहीं रहे, तकलीफ तो होगी।
पानी पीने के लिए नहीं मिले तकलीफ तो होगी। किसी की भविष्यवाणी है कि अगला युद्ध जो होगा ना वो पानी के लिए होगा, आइंस्टीन ने कहा है। ठीक है, उससे किसी ने पूछे अलग अलग चीज़ों पर, तो उसने कई सारे इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने पूछा किसी ने उनसे पूछा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कैसे होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा तो कैसा होगा। उन्होंने कहा तीसरा कैसा होगा ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, चौथा अगर जब कभी भी होगा ना तो वो पक्का है कि लाठी डंडों से होगा क्योंकि तीसरे में हम इतना नुकसान पहुंचा देंगे एक दूसरे को कि लौट के लाठी डंडों से ही लड़ने लायक बचेंगे। तो ऐसे ही देखेंगे ना तो मानव के रूप में, परिवार में, समाज में, प्रकृति में, इसमें से किसी भी जगह पर हमारी हार्मनी टूटती है तो हम दुखी होंगे, परेशान होंगे। परिवार में खूब बढ़िया हार्मनी हो, समाज में नहीं हो, जब भी समाज में जाएंगे तकलीफ होगी। परिवार में, समाज में खूब बढ़िया हार्मनी हो, नेचर के साथ हार्मनी नहीं हो, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी खराब होते जाएं तो जब भी उनके साथ जिएंगे तो तकलीफ तो होगी। हम सबसे हर बार पूछते रहते हैं, आपसे भी पूछ लेते हैं, दूध कौन देती है, गाय देती है कि अमूल डेयरी देती है? कहाँ से दूध आता है? यह पता चलता है कि गाय दूध देती है, अमूल डेयरी तो दूध लाके देने का काम करता है। अगर गाय दूध नहीं देगी तो बाकी काम हम कहाँ कर सकते हैं जी? ठीक, तो नेचर के साथ अगर हमारा जीना ठीक नहीं होगा तो कोई भी चीज़ हमको ठीक से नहीं मिलेगी। हर चीज़ जो हम आज के दिन प्रयोग करते हैं मिलता तो हमको नेचर से ही है। तो सेल्फ के लेवल पर, फैमिली के लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर, नेचर के लेवल पर हार्मनी को इंश्योर करने से ही हमारा कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस होगा। जहाँ पर ये हार्मनी टूटेगी वहीं पर ये हैप्पीनेस टूटेगा। जहाँ पर ये हार्मनी टूटेगी वहीं पर ये हैप्पीनेस टूटेगा। बढ़िया, थैंक यू।